चलिए तो आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में क्या देखा हमने फूड खाया, स्टमक में गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके क्या हो जाता है, ये पूरा डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद क्या देखा था हमने, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन ली लंग्स में चली जाती है। लेकिन अब देखिए फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ गई। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो फूड है वो क्या होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है ना, और ऑक्सीजन भी क्या होती है, लंग्स से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है ना, डिज़ोल्व हो जाती है। और यहाँ से डिज़ोल्व होकर के कहाँ जाती है, ये हमारी बॉडी के एक एक सेल के पास चली जाती है। ब्लड में होकर के फूड और ऑक्सीजन, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई सेल है। ठीक है, तो यहाँ से लंग्स से होकर के ये ऑक्सीजन आ जाती है सेल के पास, और ये फूड भी ब्लड के थ्रू कहाँ पे आ जाता है, सेल के पास आ जाता है। ठीक है ना, क्या करने के लिए आ जाता है, रेस्पिरेशन करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो अब रेस्पिरेशन के बाद और न्यूट्रिशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया हमारे पास, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है वो कौन सा हुआ। देखिए अगर ऑक्सीजन सिर्फ लंग्स में रह जाती तो कैसे काम चलता हमारा। फूड भी हमारा अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में रह जाता तो कैसे काम चलता है ना, रेस्पिरेशन नहीं हो पाता था, फिर सेल को एनर्जी कैसे मिलती, सेल को एनर्जी नहीं मिलती तो हमें एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है ना, तो लंग्स से ऑक्सीजन को सेल के पास पहुंचाना और फूड को यानी कि ग्लूकोज को यानी कि न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन से सेल के पास पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ब्लड भी क्या है, एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, इसीलिए तो आप हम पढ़ेंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो आपने ये देख ही लिया है, समझ ही लिया है कि इसमें क्या देखेंगे हम, कि ब्लड जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से सेल के पास पहुंचाता है, और जो न्यूट्रिशन है स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन को ब्लड कहाँ पहुंचाता है, सेल के पास पहुंचाता है, पूरी बॉडी के एक एक सेल के पास पहुंचाता है। ठीक है, आपको पता है ही सरी, ऐसी कोई जगह नहीं है हमारी बॉडी में जहाँ कट लगे और ब्लड ना निकले। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं। तो पूरी बॉडी में क्यों फैली हुई है, क्योंकि पूरी बॉडी एक एक छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो उनको एक एक सेल के पास के पहुँचा, ब्लड वेसल्स को एक एक सेल के पास के पहुँचाना होता है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। ठीक है, इसीलिए ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है। ठीक है ना, क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से और लंग्स से ऑक्सीजन को और न्यूट्रिशन को सेल के पास पहुंचा रही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है तो हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, ब्लड के बारे में। ठीक है, चलिए तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो गया हमारे पास, ब्लड आ गया। ठीक है, अब सिर्फ ब्लड के बारे में पढ़ना ही ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा एक सिस्टम है। तो इसमें हमको पूरा सिस्टम में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ब्लड पढ़ना पड़ेगा। ब्लड के बाद हमें देखना पड़ेगा अब ब्लड के मतलब ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में। तो ब्लड फ्लो हो रहा है किसकी वजह से, हार्ट की वजह से। तो यहाँ पर जो हमारे बॉडी में इस जगह पर क्या होता है, हार्ट होता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा क्या, हार्ट। ठीक है, इसके अलावा देखिए ब्लड तो अपने आप नहीं फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, या ऐसे फैल तो नहीं रहा है हमारी पूरी बॉडी में, भरा हुआ तो नहीं है। जैसे बलून में, अगर हम बलून की बात करें तो हम बलून में जैसे पानी भरा होता है पूरा ऐसा कि ऐसा, तो ऐसा थोड़ी भरा हुआ है हमारी बॉडी में, किस में जा रहा है, ब्लड वेसल्स में जा रहा है। तो हमें ब्लड वेसल्स भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इनके अलावा हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा देखिए हम हमारी पूरी बॉडी में बहुत छोटे छोटे से सेल से, पूरी एक एक छोटे छोटे सेल से बनी हुई है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि हमारी एक एक ब्लड वेसल्स जो हैं वो एक एक सेल के पास पहुंच जाए। ठीक है, तो देखिए हमारी जैसे कि मान लीजिए कि ये बॉडी के सेल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बॉडी के सेल्स हैं। तो यहाँ से क्या होगा, एक ब्लड वेसल्स पास होगी। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल पास होगी। तो अब मान लीजिए यहाँ पर कोई सेल है, तो ये जो ब्लड वेसल सेल से कांटेक्ट में है इसको तो न्यूट्रिशन ही दे देगी। ठीक है, बट जो सेल्स ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में नहीं है उसका क्या होगा, तो उसमें क्या होता है, तो ऐसा सिस्टम इस टाइम पर एक सिस्टम काम करता है जिसे हम कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं, लिम्फ। ठीक है,
तो जहाँ ब्लड नहीं पहुँच सकता वहाँ कौन पहुँच जाता है, लिम्फ पहुँच जाता है। तो हम पढ़ेंगे क्या, लिम्फ और लिम्फ वेसल्स। ठीक है, तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, दो सिस्टम पढ़ने हैं। कौन कौन से सिस्टम पढ़ने हैं, एक तो ब्लड वाला और एक लिम्फ वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब देखते हैं सबसे पहले ब्लड के बारे में। ब्लड क्या चीज़ है भाई, तो देखिए ब्लड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी दो चीज़ें, एक है लिक्विड, ठीक है, और दूसरा है सॉलिड पार्ट्स। ठीक है, चलिए लिक्विड को हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। और सॉलिड में तीन चीज़ें आ जाती हैं। क्या क्या आ जाता है इसमें, एक आ जाता है आरबीसी, ठीक है, और दूसरा आ जाता है क्या, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या आ जाता है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। चलिए अब देखिए प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का कितना, 55% पार्ट होता है। ठीक है, और ये जो तीनों मिलकर के हैं, ठीक है ना, तीनों सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं वो होते हैं 45%। ठीक है, चलिए प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा किससे बना होता है, इसमें 90% जो है वो वाटर होता है। क्या होता है, वाटर, 90% वाटर होता है। और बाकी 10% जो है वो क्या होते हैं, इसमें मिनरल्स होते हैं। ठीक है ना, मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ सॉल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें 10%, जो कि हमारे प्लाज्मा के लिए यानी कि न्यूट्रिशंस होते हैं। कुल मिलाकर के आप बोल सकते हैं प्लाज्मा में न्यूट्रिशन होते हैं, क्योंकि जब हम लिम्फ पढ़ेंगे तो आरबीसी, अब है ना, हमारा आरबीसी इसमें नहीं होता है। ये कैसा होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है लिम्फ, तो उसमें न्यूट्रिशन प्लाज्मा से ही इसमें जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के प्लाज्मा में 10% क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, मिनरल्स, सॉल्ट और प्रोटीन वगैरह होते हैं। चलिए इसके अलावा देखिए, अब देखते हैं हम आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का क्या है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और यह है प्लेटलेट्स। तो आरबीसी के बारे में देख लेते हैं अपन, आरबीसी की क्या है। तो देखिए ये रेड क्यों है भाई, ठीक है, रेड इसलिए है क्योंकि इसके पास एक केमिकल होता है। ठीक है, उस केमिकल को अपन बोलते हैं पिगमेंट। ठीक है, और पिगमेंट आपको पता है सर, पिगमेंट क्या करता है, पिगमेंट कलर प्रोवाइड करता है। तो इस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। क्या है, हीमोग्लोबिन। ठीक है ना, क्या नाम है इसका, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन ही आरबीसी को रेड बनाता है। वैसे इसका कलर जो है वो पिंक कलर का होता है, बट ये एक साथ मिल जाता है। तो यानी कि जब हम इसको एक आरबीसी के सेल को अगर हम देखेंगे किसमें, माइक्रोस्कोप में, तो ये हमें पिंक कलर का दिखाई देगा। बट इसको हम एक साथ जब देखते हैं तो वो रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है ना, तो हीमोग्लोबिन इसमें होता है और इसी की वजह से इसका कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ही जो लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर के आता है वो हीमोग्लोबिन ही होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, कैच कर लेता है। ठीक है ना, और कैच करके कहाँ ले जाता है, सेल्स के पास ले जाता है। तो इसका बस इतना ही काम होता है। आरबीसी के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, आरबीसी अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये सर्कल होगा, लेकिन अगर हम इसको इस साइड से देखेंगे, ठीक है ना, इस साइड से, तो ये कैसे दिखाई देगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, यानी कि ये कॉनकेव शेप का होता है, अंदर से धंसा हुआ होता है, इधर से भी धंसा हुआ होता है। ठीक है ना, अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। इसको बोलते हैं हम कॉनकेव। क्या बोलते हैं, यानी कि इस शेप को, जो धंसा हुआ शेप होता है उस शेप को हम बोलते हैं कॉनकेव शेप। ठीक है, अब चूंकि इसमें दो कॉनकेव है इसलिए इसको बोल देते हैं हम बाई कॉनकेव। ठीक है ना, तो आरबीसी जो है वो क्या होती है, बाई कॉनकेव होती है। ठीक है, देखिए इस तरीके से अगर हम इसको देखते हैं तो ये सर्कल दिखाई देगा, और अगर हम इसको इस साइड से देखते हैं, ठीक है, इस तरफ से, तो ये ऐसा दिखाई देगा। ठीक है ना, चलिए तो दोनों तरफ से धंसा हुआ है, और ये जो धंसा हुआ साइड होता है उसको हम बोलते हैं कॉनकेव, और चूंकि दोनों तरफ से है इसलिए बाई कॉनकेव, दो साइड से है ना। चलिए अब देखते हैं आरबीसी जो है इसके अंदर क्या, जैसे कि आपको पता है कि सेल के ऑर्गेनेलिज होते हैं, सेल में कितने हैं, जैसे कि न्यूक्लियस होता है सेल में। इसके अलावा क्या होता है, उसमें और भी ऑर्गेनेलिज होते हैं। बट आरबीसी एक ऐसा सेल है जो
इसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होता है और मोस्टली इसमें और अदर न्यूक्लियस भी अदर ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका सिर्फ इतना काम है क्योंकि इसको ऑक्सीजन को पकड़ना है और सेल के पास लेकर के जाना है, ठीक है? बस इतना सा ही काम है और इसका और कुछ भी काम नहीं है। इसलिए इसके पास ज़्यादातर क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है या इसके पास और ऑर्गेनेल्स नहीं है ना। और आपको पता है अगर इसके पास न्यूक्लियस नहीं है इसका मतलब ये खुद से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस ही है जो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये खुद से डिवाइड नहीं होते। अब बात करते हैं कि ये बनता कहाँ है। ये बनता है हमारे बोन मैरो में। कहाँ बनता है? बोन मैरो में, ठीक है ना। चलिए, तो कहाँ बनता है ये? बोन मैरो में, ठीक है ना। बोन मैरो। अब बोन मैरो क्या होता है? देखिए कहाँ पर होता है ये होता है हमारे बॉडी के जो बड़ी बड़ी बोन्स हैं, जैसे कि थाई की बोन। तो थाई की बोन में क्या होता है, एकदम सेंटर में, अगर हम बोन के सेंटर में देखेंगे तो एक फ्लूइड होता है एकदम सेंटर में, ठीक है ना। ये बोन है, बोन के सेंटर में एक फ्लूइड होता है, उसी फ्लूइड को हम बोन मैरो कहते हैं। ये बोन मैरो ही क्या करता है, आरबीसी को बनाता है। आपने मूवी देखी होगी क्रिश, उसमें काल जो होता है, क्रिश 2 देखी होगी आपने, तो उसमें जो काल होता है वो काल को ही क्या चाहिए होता है, बोन मैरो चाहिए होता है, ठीक है ना। क्योंकि बोन मैरो क्या बनाता है, ब्लड बनाता है, ठीक है। चलिए, और इसकी जो लाइफ होती है आरबीसी की वो होती है 120 डेज़ की, यानी कि 4 महीने की, ठीक है। 120 डेज़ की इसकी लाइफ होती है इसका मतलब कहीं ना कहीं जा कर के मरेगा। तो ये मरता कहाँ पर है, ये आरबीसी मरती कहाँ है, स्प्लीन में जा कर के मरती है। कहाँ पर मरती है? स्प्लीन में, ठीक है। स्प्लीन कहाँ होता है? स्प्लीन होता है हमारा जो स्टमक होता है इसके जस्ट इस तरफ होता है, थोड़ा पीछे होता है। इस जगह पर हल्का सा एक छोटा सा ऑर्गन होता है, उसी को स्प्लीन बोलते हैं हम, ठीक है ना। तो स्प्लीन में जा कर के ये मर जाता है, ये जो आरबीसी है वो डेड हो जाती है, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में होती कितनी है? हमारी बॉडी में देखिए, मेल की अगर हम बात करें तो मेल में होते हैं ये 4.5 मिलियन, ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, ठीक है ना। तो अगर यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब का अगर हम कोई वेसल ले लें, कोई डब्बा ले लें, ठीक है ना, छोटा सा, बहुत छोटा सा होगा, 1 मिलीमीटर, यानी कि बहुत ही छोटा सा होता है। 1 मिलीमीटर की लेंथ, 1 मिलीमीटर की विड्थ और 1 मिलीमीटर की हाइट वाला कोई बॉक्स हम ले लें छोटा सा, ठीक है, इस तरीके से। तो जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों क्या हो, 1 मिलीमीटर की हो, ठीक है ना। तो उसमें अगर हम ब्लड भरेंगे तो उस ब्लड में कितने आरबीसी होगी? 4.5 मिलियन मेल के ब्लड में। अगर हम फीमेल की बात करें, ठीक है, तो फीमेल में, सॉरी, जो मेल होता है उसमें 5.5 मिलियन होता है और जो फीमेल होती है उसमें 4.5 मिलियन होते हैं, ठीक है। इसीलिए फीमेल जो है वो आदमियों का खून चूसती रहती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास कमी होती है, ठीक है। जोक सपाट। चलिए, इस तरीके से ये हमारा आरबीसी जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या, डब्ल्यूबीसी। चलिए, डब्ल्यू क्या है? वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स एक ऐसे सेल होते हैं जिनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। जैसे कि हमने देखा आरबीसी की कैसी होती है, एक टेबलेट की जैसी होती है ना, और जिसके बीच में से क्या होता है, उसको ऐसा कॉनकेव शेप का होता है, ठीक है ना। बीच में से टेबलेट शेप का होता है और बीच में से ऐसा कॉनकेव शेप का होता है। बट डब्ल्यूबीसी की कोई शेप नहीं होती है। अगर आपने कभी चूहे को देखा होगा, बिल्ली को देखा होगा, तो वो मतलब उनके भले साइज़ बहुत बड़ा होता है मान लीजिए, बट वो बहुत ही छोटे छोटे से होल्स में से निकल जाते हैं, ठीक है ना। कैसी उनकी बॉडी एकदम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। बिल्कुल उसी तरीके से जो डब्ल्यूबीसी होती है बिल्कुल ऐसी होती है, ठीक है ना। इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, ये ऐसी होती है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसी। क्यों? क्योंकि ये हर जगह पर जा सकती है, हर जगह पर छोटे से छोटे होल्स में से आराम से निकल जाती हैं ये, ठीक है ना। क्योंकि इनको हर जगह जाना होता है, क्योंकि इनको किसको ख़त्म करना होता है, जर्म्स को किल करना होता है, वायरसेस को, है ना, बैक्टीरियाज को, इनको किल करना होता है। हमारी बॉडी में ये डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है, यही काम करती है कि अगर हमारी बॉडी में कोई बाहर से क्या आ जाता है, कोई पैथोजन आ जाता है, ठीक है। पैथोजन का मतलब क्या है, यही जर्म्स हैं,
है ना, बैक्टीरियाज हैं। तो अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई जर्म किल आ जाता है, उसी को किल करती है। इसी वजह से ये हमको इस तरीके से, ये मतलब आप कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का क्या है, एक डिफेंस सिस्टम है। ये हमारी बॉडी की आर्मी है जो बाहर से आने वाले जर्म से लड़ती है, ठीक है। अगर ये डब्ल्यूबीसी जो है मान लीजिए किसी जर्म से या किसी बैक्टीरिया से हार जाती है, तब हम बीमार हो जाते हैं। और अगर ये जीत जाती है तब हम बीमार नहीं होते हैं। मान लीजिए कि मैं अभी बैठा हूँ, मेरी बॉडी में कोई जर्म्स भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं अभी बीमार नहीं हूँ, इसका मतलब मेरी डब्ल्यूबीसी जीत गई है या जीत रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका मतलब मेरी डब्ल्यूबीसी क्या हो जाती है, हार जाती है, ठीक है ना। इसमें न्यूक्लियस होता है, इसका अपना न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। जैसे कि आरबीसी का नहीं होता है, बट इसका न्यूक्लियस होता है। इसको भी कहाँ पर, ये भी कहाँ बनता है, ये भी बोन मैरो में बनती है डब्ल्यूबीसी, है ना। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स तीनों ही कहाँ बनेगी, है बोन मैरो में बनती है, ठीक है ना। अगर हम प्लेटलेट्स की बात करें तो ये भी कहाँ बनेगी, बोन मैरो में ही बनती हैं, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा देखिए डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ है वो कितनी होती है, ज़्यादा कुछ घंटों की होती है, 4 से 13 घंटों की ही इसकी लाइफ होती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें पर मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, हमारी डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, 8000 से 11000 तक हमारी डब्ल्यूबीसी होती है। हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी होती है। ये एकदम ट्रांसपेरेंट होती है, इनका कोई कलर नहीं होता है, इसलिए इसको डब्ल्यूबीसी बोल देते हैं, ठीक है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम दवाई खाते हैं, ठीक है ना। तो दवाई क्या करती है, तो दवाई हमें ठीक नहीं करती है। दवाई क्या है, हमारी एक तरीके से आप बोल सकते हो डब्ल्यूबीसी की क्या है, जैसे कि हमारी आर्मी है, तो जो दवाइयाँ हैं वो हमारी आर्मी की, यानी कि डब्ल्यूबीसी का एक हथियार हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई जम्स है हमारी बॉडी में चला गया, ठीक है, और हमारी डब्ल्यूबीसी हार रही है, इसका मतलब हमारी बॉडी को क्या चाहिए, अब कुछ एडवांस क्या चाहिए, हथियारों की ज़रूरत है उसे, है ना। बहुत एडवांस हथियारों की ज़रूरत है, इसीलिए उसे हम क्या लेते हैं, यानी कि उनको सपोर्ट की ज़रूरत है इनको, है ना। तो हम दवाई खाते हैं। तो दवाई क्या है, एक तरीके से हथियार है, जिसका यूज़ करके डब्ल्यूबीसी क्या करती है, जम्स को किल कर देती है और हम ठीक हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन प्लेटलेट्स क्या है। प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं, इसे जैसे डब्ल्यूबीसी क्या करती है, जम्स को किल करती है, वैसे ही प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं। प्लेटलेट्स जो हैं, देखिए, अगर हमारे कट लग जाता है हमारी बॉडी में, मान लीजिए हमारे ये एक हाथ है, मान लीजिए, ठीक है, ये हमारा हाथ है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे हाथ है, अब यहाँ पर मान लीजिए कट लग गया, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ब्लड निकलेगा, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा, जब ये ब्लड निकलता है तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है, निकलना बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर खून जम जाता है। तो वो खून जो जमा है, उसको जमाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स ही करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं प्लेटलेट्स, जैसे कि मान लीजिए कि इसको मैं अगर जूम करके बताऊँ आपको कि, तो मान लीजिए कि जैसे कि ये एक ऐसा कट लग गया है यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारा हाथ है इस तरीके से, और यहाँ पर कट लग गया है, तो यहाँ से ब्लड निकल रहा है। तो प्लेटलेट्स क्या करती है, ये जो मसल्स हैं इसके आसपास की, इस मसल्स के अंदर बहुत छोटे छोटे से फाइबर्स होते हैं। आप जब बड़ी क्लास में जाओगे तो देखोगे, सीखोगे, है ना। तो ये इसके जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं, इनको खींचती है, ठीक है, इनको खींचती है, और इस तरीके से इनको खींचेगी, और इस जो कट लग गया है इसको बंद करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे कट को क्या कर देती है, बंद कर देती है। इसी को बोलते हैं हम क्लॉट बन जाना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या काम करती हैं, ये ब्लड क्लॉट करती हैं। ब्लड क्लॉट करने का मतलब है ब्लड को जमा देती है। और कैसे जमाती है, ये हमारे मसल्स के फाइबर्स को खींच खींच के इस तरीके से इसको सिल देती है कुल मिला करके, ठीक है ना। चलिए, प्लेटलेट्स कहाँ बनती हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको, बोन मैरो में बनती है, ठीक है। इसके अलावा ये होती कितनी हैं, ये होती हैं 1.5 लाख से 4.5 लाख तक, ठीक है, पर पर मिलीमीटर क्यूब में, ठीक है। पर मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में ये 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होती है, अगर हम हेल्दी हैं, नॉर्मल हैं तो, ठीक है। बट अगर हमें डेंगू हो जाता है, ठीक है, तो हमें डेंगू हो जाता है, तो डेंगू होने पर
प्लेटलेट्स ही क्या हो जाती है, सबसे कम होती है। यानी कि डेंगू जो है वो किस पे हमला करता है, किस पे अटैक करता है, प्लेटलेट्स पे ही हमला करता है, जिससे क्या नहीं हो पाता है, क्लॉट नहीं बन पाता है। इसीलिए डेंगू जो है वो क्या होता है, एक डेंजरस बीमारी है, एक तरीके से जानलेवा बीमारी है। डेंगू से जान भी चली जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा फिल्मों में लोग बाग अपने कई बार जो नस काट के मर जाते हैं। ठीक है ना, तो हम लोगों को, बच्चों को लगता है कि भाई नस काटने से मर जाते हैं। ठीक है ना, तो वो अपने हाथों पर फिर वो नाम लिखने की कोशिश करते हैं या नाश करने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं कि देखो हमने भी कोई, ये हमारे में इतनी हिम्मत है वगैरह वगैरह, ऐसे वो हरकतें करते रहते हैं पागलों जैसी। ठीक है ना, तो बट उनको ये पता नहीं है कि ऐसा मरते नहीं हैं। ठीक है, जिन लोगों के पूरे पूरे हाथ कट जाते हैं वो भी नहीं मरते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे नस काटने से मरते नहीं हैं। क्यों नहीं मरते हैं, देखिए, नस काटने से नहीं मरते हैं हम, मरते हैं खून के बह जाने से। अगर बॉडी में से ज़्यादा खून बह गया, ठीक है, तब खून की कमी से इंसान मर जाता है। तो अगर आपने नस काट ली है, और या आपने नहीं काटी, चलिए मान लीजिए, लेकिन किसी ने नस काटी है, तो वो अगर मान ले खून ज़्यादा बह गया है, ठीक है, तो वो मर जाएगा। लेकिन अगर टाइम पर उसको क्या मिल गया, ट्रीटमेंट मिल गया, है ना, और खून ज़्यादा बहने से रुक गया या ज़्यादा बह भी गया है और उसको वापस खून मिल गया है, तो वो क्या नहीं होगा, मरेगा नहीं। ठीक है, और उसका वो जो नस कटी वो तो अपने आप ठीक हो ही जाएगी, मतलब जो डॉक्टर उसको ठीक कर ही देंगे। ठीक है ना, तो अगर मान लीजिए किसी को मरना ही है सच में, तो क्या करना है, अंदर से दरवाज़ा बंद करना है, ताला लगाना है, चाबी बाहर फेंक देनी है और फिर अपने नस वस काटनी है। ठीक है ना, बढ़िया से। ठीक है ना, हालांकि जोक सपाट मजाक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमको ये नहीं समझना है कि भाई क्या है, मर नस काटने से मर जाते हैं, तो नस काटने से नहीं मरते हैं, मरते हैं खून के ज़्यादा बह जाने से। ठीक है, बट अगर आप छोटी सी नस काट भी लेंगे तो वो अपने आप ही ब्लड क्लॉट हो जाएगा, मरेंगे नहीं। ठीक है ना, और ब्लड कौन कट कर रहा है, क्लॉट कौन कर रहा है, प्लेटलेट्स का क्लॉट करता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये पूरा ब्लड समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हार्ट एंड ब्लड वेसल, दोनों को एक साथ देख लेंगे। ठीक है ना, तो हमारी बॉडी में दो टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। एक ब्लड वेसल होती है जिसको हम बोलते हैं आर्टरी। ठीक है, क्या बोलते हैं, आर्टरी। ठीक है ना, चलिए, और दूसरे को बोलते हैं हम वेन्स। ठीक है, चलिए, तो देखिए, आर्टरी किसे कहते हैं, मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ, फिर अभी हम जब हार्ट पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में देख लेंगे और थोड़ा सा। तो आर्टरी क्या होती है, आर्टरी वो होती है जो हार्ट से ब्लड को, चलिए देख ही लेते हैं इसको, हार्ट के साथ ही देखते हैं। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये है हमारा हार्ट। ठीक है, हार्ट के चार चैम्बर होते हैं। देखिए, ये एक तो ये दिख रहा है आपको, ये चैम्बर दिख रहा है। ठीक है ना, चार पाँच, यानी कि चार डब्बे होते हैं इसके अंदर, एक ये डब्बा है। ठीक है, चार भाग होते हैं बोल सकते हो आप, एक ये भाग है, एक ये भाग है। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये है राइट साइड, ये दोनों, ये राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में है ना। तो देखिए, एक्चुअली होता क्या है, अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। बट हम बायोलॉजी अगर जब पढ़ते हैं तो बायोलॉजी हम ऐसे नहीं पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं अपनी बॉडी को देख करके। तो अगर आप इसको अपनी बॉडी के हिसाब से देखोगे, ठीक है ना, तो इसको अपनी बॉडी पे, यानी कि अपने सीने पे रख के देखेंगे इसको, तो ये वाला पार्ट जो है वो किस पे आएगा, राइट साइड पे आएगा, और ये वाला पार्ट किस पे आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो ये हो गया हमारा राइट साइड और ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है ना, चलिए, अब देखिए, ये जो दोनों ऊपर वाले जो पार्ट है ना, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं एट्रियम। क्या बोलते हैं, एट्रियम। ठीक है ना, एट्रियम, एट्रियम। ठीक है, चलिए, और जो नीचे वाले हैं उनको बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा क्या, राइट एट्रियम, और ये हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। इसी तरीके से ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम और ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए, अब आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ पाइपलाइंस हैं, ये एक पाइपलाइन है। ठीक है ना, ये है और ये कुछ हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है, तो देखिए, ये आर्टरी और वेन्स ही हैं। ठीक है ना, तो देखिए होता क्या है, समझिए बात को, इसके आसपास यहाँ पर लंग्स हैं। ठीक है, इस जगह पर ये लंग्स हैं। ठीक है ना, जैसे कि अभी हमने उधर देखा था, ये तो इसके आसपास लंग्स हो गए। ठीक है, इसके अलावा हमारे ऊपर क्या होती है, यहाँ पर तो हमारी सर होता है हमारा।
ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर। और ये पूरी हमारी क्या है, आसपास हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है। चलिए तो देखिए होता क्या है, ये लंग्स है, ठीक है। तो लंग्स से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए लंग्स में क्या गई, ऑक्सीजन गई, है ना। तो लंग्स के पास क्या है, ऑक्सीजन है, और लंग्स के ब्लड आ जाता है, ठीक है ना। ब्लड वेसल आती है एक, तो ये ब्लड वेसल आ रही है लंग्स से, ठीक है। तो इस तरीके से ये लंग्स के पास क्या आ गई, ब्लड वेसल आ गई है, ठीक है। तो लंग्स से हार्ट के पास क्या आ रही है, एक ब्लड वेसल आ रही है, ठीक है। अच्छा देखिए कई बच्चों को ये लगता है कि ब्लड को या ब्लड वेसल को यानी कि जो नस हैं हमारी, जो ब्लड की ये जो नस हैं, ठीक है ना, इनको नर्व्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। NERVES नर्व्स बोलते हैं, ठीक है ना। बट नर्व्स इनको नहीं बोलते हैं, नर्व्स अलग चीज़ है, ठीक है ना। जिसमें ब्लड जाता है उसे ब्लड वेसल ही बोलते हैं, उन्हें नर्व्स नहीं बोलते हैं। नर्व्स वो होती हैं जो हमें सेंस करवाती हैं, ठीक है ना, पेन का सेंस करवाती है, ठीक है। मान लीजिए हमने सुना है, तो क्या सुना है वो सिग्नल्स को सेंस करवाती है, हमने कुछ सूंघा है ना। तो इनको जो जो बाहर से हमें जो सिग्नल्स मिलते हैं, उन सिग्नल्स को माइंड तक ले जाने वाली जो होती है उसे नर्व्स कहते हैं, ठीक है ना। और ब्लड वेसल वो होती है जिनमें ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। तो आप नर्व्स, ब्लड वेसल को नर्व्स ना बोलें, ठीक है। चलिए तो लंग्स के पास क्या थी, ऑक्सीजन थी। ऑक्सीजन किसको दे दी, इसने ब्लड को दे दी, ठीक है। अब ये ब्लड लेकर के जो ब्लड वेसल आ रही है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, देखिए याद रखिए हार्ट के अंदर, ठीक है ना, वो ब्लड वेसल जो हार्ट में ब्लड को एंट्री करवा रही है, ठीक है, क्या आ रहा है इसमें, एंट्री करवा रही है। तो जो एंट्री करवाती है वो है वेन्स, ठीक है, वो है वेन्स। और जो एग्जिट करवाएगी, अब बचा क्या, एग्जिट ही बचा बस, ठीक है ना। तो जो एग्जिट करवाएगी वो हो जाएगी आर्टरी, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि जो भी ब्लड लेके आएगा हार्ट में डालेगा वो होगी वेन्स, और जो हार्ट से ब्लड को बाहर लेके जाएगा वो क्या होगी, आर्टरी होगी, ठीक है। चलिए तो देखिए लंग्स से ऑक्सीजन लेकर के ये वाली ब्लड वेसल आ रही है और हार्ट में ब्लड को डाल रही है, एंट्री करवा रही है। तो ये जो हैं ये क्या कहलाएंगी, वेन्स कहलाएंगी, ठीक है। चलिए क्या कहलाएगी, वेन्स कहलाएंगी। बट एक बात याद रखिए कि अगर जैसे कि हार्ट हार्ट से रिलेटेड एक वर्ड है कार्डियो, ठीक है ना, कार्डियक, ठीक है ना। इस तरीके से यानी कि हार्ट की जब भी बात होती है तो कार्डियो बोलेंगे उसको, साइंस की लैंग्वेज में इसको कार्डियो बोलते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से लंग्स से रिलेटेड जो भी बात होती है वो होती है, उसको बोलते हैं पल्मनरी, क्या बोलते हैं, पल्मनरी। तो लंग्स से जो भी जुड़ा होगा उसका आगे पल्मनरी लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब ये जो ब्लड वेसल है, क्योंकि ये लंग्स से जुड़ी हुई है इसलिए इसको, या लंग्स से आ रही है इसलिए इस वेन्स को हम बोलते हैं पल्मनरी वेन्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, पल्मनरी वेन्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ब्लड इसमें एंटर हो गया, यानी कि किस में हो गया, लेफ़्ट एट्रियम में एंटर हो गया, लेफ़्ट एट्रियम में एंटर हो गया। लेफ़्ट एट्रियम से ये जाएगा कहाँ पर, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो ये क्या चीज़ है भाई, ये है वॉल्व, क्या है, वॉल्व। वॉल्व क्या करता है, वॉल्व क्या करता है, ये फ्लो को एक ही तरफ बनाए रखता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने देखा होगा सिलेंडर में रेगुलेटर लगा होता है। तो रेगुलेटर क्या काम करता है, तो रेगुलेटर ये काम करता है, देखिए आपने कभी सोचा हो, सोचा नहीं सोचा कि भाई जब हमने उसमें आग लगाई है, गैस में आग लगी है, तो वो गैस पूरा सिलेंडर में आग क्यों नहीं जा रही है, वो इसीलिए नहीं जा रही है। या आपने कभी देखा होगा कि आपने कभी देखा कि सर्कस में आपने देखा होगा या टीवी में देखा होगा, मूवी में देखा होगा कि कोई इंसान है, ठीक है, वो अपने जो क्या करता है, वो करतब दिखाता है वो, ठीक है ना। क्या करतब दिखाता है कि अपने मुंह से या तो केरोसिन या पेट्रोल वो फेंकता है, ठीक है, और यहाँ पर आग लगा के रखता है वो, ठीक है, इस जगह पर वो आग लगा के रखता है। तो आग जो है वो इस तरफ ही जाती है, आग जो है वो इस तरफ ही जाती है। और बहुत कम केसेस होते हैं जब आग वापस उसके मुंह के पास आ जाती है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, तो अगर इसने जो पेट्रोल को फेंका है, अपने मुंह से बाहर फेंका है, तो वो अगर उसने बहुत ज़्यादा प्रेशर से फेंका है, बहुत तेज़ी से फेंकना होता है, तो
तो वो उसका फ़्लो जो है, पेट्रोल का फ़्लो जो है वो इस तरफ ही होता है। अगर तेज़ी से फेंका है तो इस तरफ है, तो आग भी इधर ही जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसका फ़्लो जो है वो थोड़ा भी कम हुआ तो आग वापस इधर रिटर्न भी आ जाती है। उसी तरीके से हमारे जो सिलेंडर है वो भी यही काम करता है, ठीक है। हमारा जो सिलेंडर है वो भी यही काम करता है। सॉरी, सिलेंडर नहीं करता है, जो रेगुलेटर है, यहाँ पर जो रेगुलेटर लगा होता है, वो रेगुलेटर क्या काम करता है, वो रेगुलेटर यही काम करता है कि इसमें से जो गैस है जा रही है, ठीक है, उसका नाम है, देखिए क्या है, रेगुलेटर। रेगुलेटर यानी कंट्रोल करके रखना। तो वो हमेशा क्या करता है, प्रेशर को सिर्फ एक ही तरफ बनाए रखता है, बाहर की तरफ, है ना। यानी कि वो ऐसा एक चीज़ ऐसी है कि हमेशा क्या करके रखेगा, सिलेंडर में हमेशा प्रेशर को ज़्यादा बना के रखेगा और बाहर की तरफ कम बना के रखेगा। तो फ्लो जो है वो हमेशा बाहर की तरफ होता है। इसकी वजह से जो फायर है वो वापस पीछे नहीं आती है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर ऐसे ऐसे रेगुलेटर्स भी आते हैं जिन्हें जो ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है ना, जो सिर्फ एक वाल्व की तरह काम करते हैं। तो वाल्व क्या करता है, वाल्व रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है, फ्लो नहीं करता है। तो अगर आपने वो वाला वाल्व लगा दिया, वो वाला रेगुलेटर इसमें लगा दिया, तो इसमें क्या हो सकता है, बैक फ्लो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हार्ट में क्या होता है, हार्ट में ये वाल्व भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है। ये क्या काम करता है, देखिए जैसे ही जो ब्लड है वो लेफ़्ट एट्रियम में आया, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो जैसे ही यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होते ही ये वापस भी पीछे जा भी सकता है। तो जब जैसे ही पीछे जाने लगेगा तो ये जो वाल्व हैं ये ऐसे सीधे हो जाएंगे, सीधे होते ही ये बंद हो जाएगा। बंद होते ही जो ब्लड है वो वापस पीछे नहीं जा पाएगा, लेफ़्ट एट्रियम में नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। तो इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता रहेगा और वो क्या होता है, सिर्फ ये वाली जगह, ठीक है ना, इस तरीके से इसमें जाना, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखिए ये एक वॉल्व है, सॉरी वॉल्व, सॉरी मैं गलत बोल दिया, वॉल है या दीवार है, वॉल है, वॉल, ठीक है ना, वॉल है ये वॉल बहुत मोटी होती है। देखिए ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, आप देख रहे हो ये वाली वॉल जो है पतली है, लेकिन ये वाली वॉल मोटी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाली वॉल जो है क्या नहीं करती, पंप नहीं करती ये, लेकिन ये वाली वॉल जो है उनको पंप करना होता है। ये वाली जो वॉल है इनको पंप करना होता है, ठीक है ना, इसलिए ये मोटी होती है। और ये वाली जो वॉल है बीच में, ये वॉल ऐसी वॉल है जो इन दो चेम्बर्स को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है ना, अलग अलग कर रही है। इसीलिए इस वाली वॉल को, ये जो बीच वाली वॉल है इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और इनकी ये वाली जो लेफ़्ट, और इससे भी ज़्यादा मोटी होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल की वॉल। क्यों, क्योंकि ये जो चैम्बर है लेफ़्ट वेंट्रिकल, इसको क्या करना होता है, पूरी बॉडी में क्या यानी कि बहुत दूर दूर तक, ऊपर सर से लेकर के पाँव तक क्या करना होता है, ब्लड को भेजना होता है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर से भेजना होगा इसको, और बहुत ज़्यादा प्रेशर भेजने के लिए इसकी वॉल्स को बहुत मोटा होना पड़ेगा ताकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से भेज सके, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि हमें हार्ट की ज़रूरत क्यों है, ठीक है, लंग्स भी तो पंप कर सकता है, ठीक है। तो देखिए लंग्स पंप नहीं कर सकता है क्योंकि लंग्स की जो वॉल्स हैं वो बहुत ही पतली होती है। अब ऐसा क्यों है, भगवान जी ने इसको पतला क्यों बनाया भाई, इसको भी मोटा बना देता तो पंप भी कर देता। देखिए अगर इसको पंप मोटा बना देते तो देखिए इसको लंग्स को क्या करना होता है, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करना होता है, ऑक्सीजन को देना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना होता है, ठीक है ना, ट्रांसफ़र करना होता है। तो अगर इसकी वॉल भी मोटी होती तो ये ट्रांसफ़र कैसे कर पाता, ठीक है ना। इसीलिए इसकी वॉल्स को क्या करना होता है, बहुत बारीक सा, जैसे कि आप ये मान लीजिए कि एक कपड़ा, ठीक है ना, जैसे कि एक रुमाल ले लीजिए, रुमाल जैसा कपड़ा है ना, बहुत ही पतला सा होता है। तो अगर आप उसको कपड़ा, पानी छानते हैं कपड़े से तो क्या होगा, पानी इजीली छन जाता है बहुत जल्दी से, यानी कि जितना भी प्रेशर आएगा फटाफट फटाफट बहुत तेज़ी से, जितना ज़्यादा पानी आएगा वो सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, उसमें छन जाएगा, ठीक है, आराम से छन जाता है। लेकिन अगर आप उसकी जगह बहुत ही मोटा कपड़ा ले लें, ऊनी कपड़ा ले लें, तो मेरे ख्याल से वो इतना जल्दी से नहीं कर पाएगा जितने जल्दी आपका पतला कपड़ा कर पाएगा। उसी तरीके, इसीलिए इसका जो लंग्स हैं, है ना, इवन ये तो इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि इसको ये इवन इसको पंप करने के लिए, सॉरी पंप करने के लिए क्या मतलब, इसको फैलने के लिए या पतला होने के लिए भी, यानी कि जो इसको ऑक्सीजन को लेना होता है। तो आप देखते होंगे हमारी जो रिब्स हैं, हमारा जो सीना है, हमें हमारी जो चेस्ट है वो फूल जाती है।
तो इवन इसमें इतना भी दम नहीं है हमारे लंग्स में कि ये खुद फूल सके और खुद सिकुड़ सके। तो इसका किसकी ज़रूरत होती है, इसके लिए नीचे एक डायफ्राम होता है, आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो डायफ्राम ही क्या करता है, इसको फुलाता है और सिकुड़ता है, ठीक है ना। इसके अलावा रिब्स है, रिब्स भी, इसकी वॉल्स जो हैं वो रिब्स हमारे जो होती है, पसलियाँ जो होती है उससे जुड़ी हुई होती है हमारी ये जो लंग्स हैं, ठीक है ना, लंग्स की जो वॉल है। तो जब रिब्स ऊपर उठती है तो इनको भी, इसके वॉल्स को भी ऊपर उठा देती है, ठीक है ना, ऊपर खींच लेती है, ठीक है ना। तो इसके पास इतना दम ही नहीं है, इसके लंग्स के पास या लंग्स की वॉल्स के पास, कि ये खुद अपने से खुल सके और अपने से सिकुड़ सके, अपने से फूल सके, अपने से सिकुड़ सके, ठीक है। तो इसके पास इतना दम नहीं है। तो ये जब इतना अपने लिए ही वो अपना काम करने के लिए ही वो दूसरों की हेल्प कर रहा ले रहा है मतलब, तो वो पंप कैसे कर सकता है, आई बात समझ में। और इसके लिए भी ये भी ज़रूरी है कि इसका पतला होना, पतला क्यों जो होना, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी कर सके, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्या है, हाँ जी, तो हम कहाँ थे, लेफ़्ट वेंट्रिकल में थे। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में देखा था हमने कि इसकी वॉल सबसे ज़्यादा मोटी होती है। क्यों? क्योंकि इसको जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में भेजना होता है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ से ब्लड आया, लेफ़्ट एट्रियम में आ गया, इसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया। इस वॉल्व को देखिए, इसमें 2 ही फ्लैप्स हैं, ठीक है ना। ये 2 फ्लैप्स होते हैं ऐसे, इन ये जो पट्टियाँ होती हैं ऐसे करके, इन पट्टियों को हम बोलते हैं फ्लैप्स, ठीक है ना। तो इस वाल्व को, ये इसमें 2 ही फ्लैप होते हैं, इसीलिए इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है ना, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है ना। चलिए, बाई का मतलब होता है 2। चलिए, अब यहाँ पे जो ब्लड है वो ब्लड कहाँ जाएगा, इस वाली पाइपलाइन में जाएगा, ठीक है। ये पाइपलाइन से फिर कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये बहुत मोटी बनाई है और ये बाकी की मैंने पतली बनाई है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पाइपलाइन है। क्यों पाइपलाइन इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच्ड है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ही वो ऐसा वेंट्रिकल है, ऐसा चैम्बर है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ सबसे ज़्यादा प्रेशर है तो यही वो पाइपलाइन है जिसमें भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, कहाँ, हार्ट से बाहर जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो अगर बाहर जा रहा है तो ये वाली पाइपलाइन क्या होगी, आर्टरी कहलाएगी, ठीक है। बट क्योंकि हमने देखा कि ये बहुत मोटी, इसकी जो दीवारें हैं, इवन इसकी दीवारें भी क्या होती है, बहुत मोटी मोटी होती हैं, और इसका डायामीटर भी बहुत ज़्यादा होता है। जितनी भी बॉडी में हमारी आर्टरी है, सबसे ज़्यादा डायमीटर इसका होता है, और सबसे ज़्यादा मोटी वॉल्व इसकी ही होती है, ठीक है ना। दीवारें इसकी जो बहुत मोटी मोटी होती है, क्यों होती है, क्योंकि अभी अभी आपको बताया है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको अलग नाम दे दिया जाता है एओर्टा। क्या नाम दे दिया जाता है, एओर्टा, ठीक है। चलिए, अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, ब्लड को पूरी बॉडी में भेजना है। तो देखिए, याद रखिए कि अब यहाँ से ये जो हमारी आर्टरी है ना, जैसे जैसे ये हार्ट से दूर जाती जाएगी, इसका डायमीटर क्या होता जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, ये पतली होती चली जाएगी। अब पतली क्यों होती जा रही है भाई, क्योंकि अगर ये मोटी रहेगी तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा, जैसे जैसे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे इसका प्रेशर कम होता जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए कि आपने कभी पाइप से अगर अपनी गाड़ी धोई हो, या पाइप से आपने अगर कभी पौधे में पानी दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही आप उसका मुंह को दबा देते हैं तो पानी दूर तक चला जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से, यानी कि मुंह कर दिया, छोटा कर दिया, इसका मतलब पानी दूर तक चला गया, ठीक है। उसी तरीके से इसमें क्या होगा, अगर हम इसको मोटा रखेंगे तो पानी दूर तक, यानी कि ब्लड जो है वो दूर तक नहीं जाएगा। इसीलिए इनका डायमीटर छोटा हो जाता है, जिससे ये पूरी बॉडी तक आराम से चला जाए, ठीक है ना। और हमारी उंगलियों तक, यानी कि बहुत दूर दूर तक, हमारी स्किन तक आते आते ये इनका डायमीटर बहुत धागे जैसा पतला हो जाता है, एकदम धागे जैसा। तो धागे जैसा पतला हो जाता है, तब उसे आर्टरी या वेंस ना बोल करके इसको बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इसको एओर्टा बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी यही वाली बात है कि अगर अगर हम अपने हाथ की ब्लड वेसल को कट कर देते हैं, ठीक है, तो ब्लड इतना ज़्यादा फ्लो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड की क्वांटिटी भी कम है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड की डायमीटर बहुत छोटा है, प्रेशर भी कम है, ठीक है ना, और डायमीटर भी और उसकी क्वांटिटी भी कम है। लेकिन अगर मान लीजिए कि गलती से चोट एओर्टा में लग गई, तो आप ये समझ लीजिए कि एक ही सेकंड में ऑलमोस्ट सभी, जो जितना भी ब्लड है वो सारा बह जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अगर गोली मार, आपने मूवी में देखा होगा, गोली या तो हार्ट में मारी जाती है या फिर सर में मारी जाती है।
तो हार्ट में मारने का मतलब यही है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। एक ही बार में गोली लगेगी तो सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, मरने के सारे 100% और या फिर ऑलमोस्ट सारे चांसेस जो हैं वो क्या के होंगे, मरने के होंगे। इसीलिए या हाथ और पैर में गोली मारने से इंसान नहीं मरता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का फ्लो थोड़ा स्लो होता है, कम होता है, प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो ब्लड धीरे धीरे फ्लो होता है। इतनी देर में अगर उसको हॉस्पिटल पहुँचा देंगे तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और वो बच जाएगा। ठीक है, इसीलिए हार्ट में गोली मारी जाती है। चलिए, तो हाँ, इंसान मरा किस वजह से? ब्लड के फ्लो ज़्यादा हो जाने की वजह से, बाहर निकल जाने की वजह से। ठीक है, अगर हम हार्ट को निकाल करके कोई मैकेनिकल हार्ट लगा देते हैं, जैसे कि एक मूवी भी है, ठीक है ना, जेसन स्टेथन की, शायद ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसपोर्टर है शायद एक, है ना, तो उसके सीने में एक क्या लगा देते हैं, मशीन वाला दिल लगा देते हैं और वो उससे ही चलता रहता है। ठीक है, चलिए, तो एओर्टा समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद देखिए, ब्लड जो है वो कहाँ चला गया, पूरी बॉडी में चला गया। ठीक है ना, अब पूरी बॉडी में मान लीजिए यहाँ पर ये सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली ब्लड वेसल आ गई है। ठीक है ना, यहाँ पर ये ब्लड वेसल आ गई है। ठीक है, ये सेल यहाँ पर बहुत, ये पूरा मसल है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स हैं। ठीक है, ये सेल हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आकर के अब ये जो ब्लड वेसल है यहाँ पर आकर के बहुत छोटी सी हो गई। ठीक है ना, तो बहुत छोटी, बहुत पतली सी हो गई है। तो लेकिन अब ये जो है एक एक, लेकिन सेल जो है वो इससे भी छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे। इवन कैपिलरीज को हम देख सकते हैं बट सेल्स को तो नहीं देख सकते। इसका मतलब सेल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं नीचे से। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो अब आप देखिए, ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये ब्लड वेसल यहाँ पर आ गई है। ठीक है ना, और यहाँ से जा रही है, बट ये हर एक सेल के टच में नहीं आ रही है। ठीक है, ये कुछ ही सेल्स के टच में आ पा रही है। ठीक है ना, तो जिन सेल्स के टच में आ रही है उनको तो ये क्या कर देगी, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुँचा देगी। ठीक है, बट इन सेल्स का क्या? तो इन सेल्स में क्या होगा, अब इस ये जो कैपिलरीज़ हैं हमारी, इन कैपिलरीज़ में से छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। ठीक है ना, उन पोर्स में से क्या हो जाएगा, फ्लूइड बाहर आ जाएगा। ब्लड वेसल सॉरी ब्लड जो है वो बाहर नहीं आएगा, यानी कि आरबीसी बाहर नहीं आएगी कुल मिला करके, क्योंकि आरबीसी का जो है उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है और इन पोर्स का डायमीटर थोड़ा छोटा होता है। इस वजह से या इसमें से आरबीसी बाहर नहीं आती है। बट आप बोल सकते हैं कि प्लाज्मा बाहर आ जाता है इसमें से, है ना, फ्लूइड, कुछ ट्रांसपेरेंट फ्लूइड बाहर आ जाता है। उसी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जिसमें सब तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें प्रोटीन होता है ना, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स इसमें होते हैं, जिसकी वजह से, है ना, ग्लूकोज भी होता है ना। तो ये जो तो इसी फ्लूइड को हम बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, और ये लिम्फ जो है वो क्या करता है, पूरे सेल्स, जितने भी सेल्स हैं उनके आसपास फैल जाता है। फैलने के बाद इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद क्या होता है, ये जो आप सेल्स के बीच में जगह देख रहे हो, है ना, देखो इन्होंने क्या करा, सेल्स ने ऑक्सीजन ले ली और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, यानी कि जितने भी हमारे इसके सेल्स के अंदर बनने वाले जितने भी क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो बाहर छोड़ देते हैं। ये भी लिम्फ में ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, फिर जब ये सारा काम हो जाता है उसके बाद ये जो लिम्फ है यहाँ से इनके बीच में से स्पेस में से हो करके ये दूसरी वाली जो ब्लड वेसल होती है, ठीक है ना, उसमें जा कर के ये एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसमें जा कर के ये एब्जॉर्ब हो गया, वापस ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो देखिए, ये हो गया लिम्फ, ये जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, और ये जो स्पेस है सेल्स के बीच में, ये कहलाते हैं लिम्फ वेसल्स। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको लिम्फ वेसल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर जो लिम्फ है वो किस में चला गया, इस ब्लड वेसल में चला गया। तो जैसे ही यहाँ पर, अब यहाँ पर जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड है, इस वाली ब्लड वेसल में कौन सा ब्लड है, ये इसमें ऐसा या ऐसा ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है या वेस्ट मटेरियल्स हैं। ठीक है ना, आप बोल सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, या इसको देखिए, जब इसमें ऑक्सीजन होता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर हो गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा भाई, ये जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, इसमें वापस हार्ट में जाएगा। और ये सिर्फ मैं एक जगह का बता रहा हूँ, ऐसा काम पूरी बॉडी में हो रहा है। ठीक है ना, फुल बॉडी में चल रहा है। यहाँ से ब्लड जाएगा इस पे, इसमें। ठीक है ना, और इसी तरह ये तो हो गया लोअर बॉडी, हार्ट के जो नीचे की बॉडी है वो पाइप, ये वाला पाइप लेकर के आएगा, और ये वाला जो पाइप है वो हमारी हार्ट से ऊपर वाली बॉडी है, वहाँ से ब्लड लेकर के आता है। ठीक है, तो ये नीचे है ना। अब देखिए
क्योंकि ये ब्लड क्या कर रहा है, ये वाली पाइपलाइन जो है क्या कर रही है, ब्लड को एंटर करवा रही है किसमें, हार्ट में, तो ये क्या कहलाएगी, वेंस कहलाएगी। इसी तरीके से ये भी क्या कहलाएगी, वेंस कहलाएगी। बट क्योंकि ये क्या है, हार्ट से कनेक्टेड है, इसीलिए इसको स्पेशल नाम दे देते हैं वेना कावा। क्या नाम देते हैं, वेना कावा नाम इसको दे देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस वाले को भी क्या बोलेंगे हम, वेना कावा बोल देते हैं, इसको वेंस ना बोल करके वेना कावा बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हार्ट से कनेक्टेड है। बट आप ये देखिए कि ये लोअर बॉडी से लेकर के आ रहा है और ये अपर बॉडी से लेकर के आ रहा है, इसलिए इसको स्पेशल नाम दे देते हैं इन्फीरियर, ठीक है, इन्फीरियर, ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा। और इसको बोल देते हैं सुपीरियर, सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। चलिए, तो अब ये दोनों वेना कावा जो है वो पूरी बॉडी से क्या लेकर के आ गई, ब्लड लेकर के आ गई, और किस में डाल दिया इन्होंने, राइट एट्रियम में ब्लड को डाल दिया है, ठीक है। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है ना, इसमें एंटर हो गया। तो अब आप यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, तो यहाँ पर ये भी क्या है, वॉल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर वॉल्स होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ये वॉल्स हैं, ताकि क्या ना हो सके, वापस वापस ना जा सके, ब्लड वापस ना जा सके, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से एंटर कर जाएगा किसमें, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से अब ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब आप देखिए एक बात और यहाँ पर सीखने वाली बात है कि देखिए यहाँ पर इस जगह पर जब ब्लड यहाँ से जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वापस वापस आने के चांसेस हैं। तो इसमें भी क्या होता है, वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो चूंकि ये वॉल्व क्या है, एओर्टा में है, इसलिए इसको बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व, ठीक है ना, एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। इसी तरीके से अब देखिए जब ये ब्लड जो है आर्टरीज में जाता है, ठीक है, सभी आर्टरीज में जाता है, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब ये बॉडी में होता है ना, तो बॉडी में होने की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरी आर्टरीज में क्या है, प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर ज़्यादा हो इस तरीके से, यानी कि फ़्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। तो जब फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा तो आर्टरीज में वॉल्व नहीं होंगे। बट जब ये कहाँ से आता है, बॉडी से आता है, तो आप देखिए बॉडी से वापस हार्ट में जा रहा है, ठीक है ना, तो ये वेन्स हैं। अब देखिए आप यहाँ पर कि ये नीचे से ब्लड ऊपर जा रहा है, ठीक है, नीचे की बॉडी से ऊपर जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर चांसेस क्या हैं, ब्लड के नीचे जाने के वापस चांसेस है ग्रेविटी की वजह से, ठीक है ना। इसीलिए पूरी वेना कावा में, यानी कि पूरी जो वेन्स होती हैं उनमें छोटे छोटे से वॉल्स होते हैं, ठीक है ना, इनमें। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कि वॉल्स किस में होते हैं, ठीक है, वेन्स में होते हैं या आर्टरी में होते हैं, तो आपको आंसर देना है वेन्स में, ठीक है। चलिए, तो वेन्स में, और याद रखिए अपर वाली में नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये तो ऊपर से आ रहा है, तो ऊपर से आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ऑलरेडी, ये तो वैसे ही आ रहा है, तो वापस तो इसमें बैक फ्लो तो हो नहीं सकता। तो बैक फ्लो किस में होगा, इन्फीरियर वेना कावा में, या इन्फीरियर जो नीचे की लोअर बॉडी से जो वेन्स आ रही है, जितनी भी वेन्स आ रही हैं उन सभी में क्या होती हैं, वॉल्स होते हैं। तो ये वॉल जो हैं वो बैक फ्लो को रोकते हैं, ठीक है। चलिए, इस तरीके से तो ब्लड कहाँ पर आ गया, अब राइट वेट्रियम में आ गया, राइट वेट्रियम से अब ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगर वापस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाएगा वाल्व, है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 बनाए, मैंने 3 लाइन बनाई है, यहाँ 2 ही बनाई थी, यहाँ पर 3 बनाई है। तो यहाँ पर क्योंकि 3 फ्लैप्स होते हैं तो इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। चलिए, तो ये जो ब्लड है वो ये कहाँ जाएगा, इस वाली पाइपलाइन में जाएगा, तो यहाँ से देखिए इस वाले में जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब आप बताइए, ब्लड जो है वो क्या हो रहा है, हार्ट से बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, हार्ट से बाहर, तो इसको क्या बोलेंगे हम, आर्टरी बोलेंगे, ठीक है ना। अब ये आर्टरी बोलेंगे, और यहाँ से ब्लड जब जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, ये लंग्स में जा रहा है, ठीक है ना। तो अब मैंने बताया था आपको, जैसे ही लंग्स में इससे कहीं कनेक्टेड होगा तो क्या बोलेंगे, इसको पल्मनरी बोलेंगे। अब इसकी आर्टरी है तो आर्टरी तो बोलेंगे सही इसको, ये आर्टरी है, ठीक है। चलिए, और चूंकि ये इससे पतली होती है, ठीक है ना, आप बोलेंगे इसको भी तो एओर्टा बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये इसमें प्रेशर ज़्यादा है और ये बहुत मोटी है, इसलिए इसको स्पेशल नाम दे देता है एओर्टा। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इसके कंपैरिजन में इसका प्रेशर कम होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आर्टरी ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, चूँकि ये किससे कनेक्टेड है, लंग से कनेक्टेड है, इसलिए इसको नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से वापस ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स के पास चला जाएगा, लंग्स पर जा करके क्या दे देगा, ये और कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, और ऑक्सीजन यहाँ से वापस लेकर के आ जाएगा, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड इसको ये दे देगा लंग्स को, और क्या ले लेगा, वापस ऑक्सीजन ले लेगा, और ऑक्सीजन वापस लेकर के यहाँ पर आ जाएगा, और यही प्रोसेस वापस चलता रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने हार्ट भी समझ लिया है, और इनकी हमने दोनों ब्लड वेसल्स भी समझ ली हैं, आर्टरी और वेन्स भी। ठीक है ना। आर्टरी और वेन्स में अक्सर क्या पूछ लिया जाता है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो आप डिफरेंस क्या बताएंगे? ठीक है ना, कुछ आप आराम से डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है, क्या बताएंगे कि आर्टरी में आप बोल सकते हैं कि आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है ना, प्रेशर ज़्यादा होता है, और वेन्स में प्रेशर कम होता है। जो आर्टरी है उसमें वॉल्स नहीं होते हैं, और इसमें वेन्स में इसमें वॉल्स होते हैं। ठीक है ना। और जो आर्टरी है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो हमारे वेन्स है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी वॉल्स मोटी होती हैं, इसकी वॉल्स थोड़ी पतली होती हैं, है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए। और आप यहाँ एक बात और नोटिस कर रहे हैं क्या, कि देखिए राइट वाला जो पार्ट है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसमें भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो हमने ब्लड वेसल पढ़ लिया, हार्ट पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया, इसके अलावा हमने लिम्फ पढ़ लिया, लिम्फ वेसल्स पढ़ लिए। ठीक है, क्या होता है। चलिए, तो इस तरीके से अपना ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, सॉरी, हमारा जो तो हमारा जो बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।